एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का लोकप्रियता में कमी आई। क्या देश के जो महामहिम प्रधानमंत्री हैं क्या वो अलोकप्रिय हो गए हैं कुछ समय से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उन सारे नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिन्होंने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसे लाइक्स एंड शेयर करिए। दोस्तों, हाल के दिनों में जितनी बड़ी प्रेशर गवर्नमेंट के पास इस पेंडेमिक को लेकर और अन्य बहुत सारी चीजों को लेकर आई है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 दशक में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया होगा। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, याद करिए मोदी जी का पहला कार्यकाल 2014 से 2019 का कार्यकाल, जिस कार्यकाल में उन्होंने कितने बोल्ड डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक का जो उन्होंने बिल लाया, भली वो पास नहीं हुआ। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने एब्रोगेशन किया 370 का, जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी में बनाया, उन्होंने राज्य बनाया। इसके अलावे उन्होंने ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने लाया। इसके बाद कोरोना का फर्स्ट वेव, और जितने अच्छे तरीके से उस वेव को इन्होंने मैनेज किया, पूरे वर्ल्ड में बड़ी सारी एजेंसी, बड़े सारे बुद्धिजीवी, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसकी तारीफ की कि एक ऐसे महामारी को आपने मैनेज किया जिस महामारी के बारे में आपको ABCD भी पता नहीं था। फिर सेकेंड वेव, जिसपे कि सवाल उठ रहे हैं, जिस वेव का रिफरेंस देकर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी अलोकप्रिय हो गए हैं, उनकी रेटिंग गिर गई है। तो आज इस वीडियो में मैं इन पूरे चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही कम शब्द में, मॉडल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे जो परफेक्ट हो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत के उन चुनिंदा प्रधानमंत्री की जिनके शासनकाल में, जिनके गवर्नमेंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर था समाज का, देश का, वो कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अगर मैं आपको उंगलियों पे गिनूं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम में, आजादी के जस्ट बाद हमारे देश पे बहुत सारे कर्ज, प्रेशर, हमारे देश की नई शासन व्यवस्था, नया कानून, संविधान का निर्माण, तरह तरह की चीजें थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास में। तो उन्होंने उसको टैकल किया। अच्छा किया, गलत किया, ये डिबेट का एक मुद्दा है, पर उनके पास प्रेशर था। जो उनके जस्ट बाद भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, चाइना का लड़ाई तो खैर नेहरू जी के रीजन में ही हुआ था। इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था 1965 में, तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके शासनकाल में देश में सबसे ज्यादा भूखमरी थी उस समय में। उन्होंने देश को एक टाइम भूखा रहने के लिए भी आह्वान किया था दोस्तों, और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय का उनका कार्यकाल था, लेकिन उस कम समय के कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देश को चलाया। इसके बाद जो चुनौतीपूर्ण काम करने वाले प्रधानमंत्रियों में आते हैं वो हैं इंदिरा गांधी जी। उनके टाइम पे भी देश में बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने अच्छे से हैंडल भी किया, उसका उन्मूलन भी किया उन्होंने। इसके बाद अगर हम और प्रधानमंत्रियों की बात करें जिनके पास बहुत सारी चुनौतियां आई, तो मैं आपका इस क्रम में मैं लेना चाहूंगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उस टाइम में भी देश के ऊपर कई सारे तरह के सैंक्शंस थे, जैसे कि उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, कारगिल वॉर लड़ा और जीता भी। तो ये कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं अपने देश के जिनके शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रेशर था, और समाज और जनता का भी कई सारे अलग अलग मुद्दे को लेकर लगातार इनकी गवर्नमेंट किसी न किसी एंगल से परेशानियों में पड़ती आ रही। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर इंदिरा गांधी को छोड़ दें,
तो उनका कार्यकाल सीमित था, छोटा था नेहरू के बाद। लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी को छोड़कर अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा होने जा रहा है। क्योंकि जितने बोल्ड डिसीजन, जब आप कोई कठिन निर्णय लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उस निर्णय के साथ जो एकाएक उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप उन परेशानियों पे ध्यान देते रह जाएंगे तो कभी जीवन में आप बोल्ड निर्णय नहीं ले पाएंगे। मोदी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आप किसी बड़े घाव को ठीक करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे घाव को काट के हटाना पड़ता है, उस दर्द को आपको सहना पड़ता है, तब जाके आप बड़े घाव तक पहुंचते हैं और उसका आप सही से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जीएसटी बिल जब पास हुआ था, कितना बड़ा हंगामा देश में हुआ आप समझ सकते हैं। जो कि चुनावी राजनीति, कोई भी देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री हो, जो लीडर है, जो नेता है ना, उसका अल्टीमेट गोल, मैं क्लियर बता रहा हूं, अल्टीमेट गोल होता है कि वो चुनाव जीते। क्योंकि जिस कुर्सी पे वो बैठा है वो जनता का प्रतिनिधि है। जब तक वो चुनाव जीत रहा है तब तक तो वो कुर्सी पे बैठा है। जैसे ही वो चुनाव जीतना बंद कर दिया, उनकी पार्टी चुनाव हारना शुरू कर दी, वो उस कुर्सी से हट जाते हैं। तो गवर्नेंस के एंगल पे अगर 2-4 कमी हो जाए तो चल सकता है, लेकिन चुनाव नहीं हारना ये हर नेता का, हर लीडर का मोटो है। जीएसटी बिल के बाद मोदी जी को लोगों के द्वारा जितना नुकसान का अनुमान बताया जा रहा था, उसके जस्ट बाद उन्होंने गुजरात इलेक्शन को विन किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कई सारे राज्य उन्होंने जीते। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि जीएसटी के जस्ट बाद जो एक पूरा भयानक माहौल देश में क्रिएट किया गया था, गब्बर सिंह टैक्स इत्यादि चीजों का प्रचार किया गया कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि जब देश में आप 18 से 20 अलग अलग टैक्स पे, अलग अलग कमिटी के साथ, अलग अलग सिस्टम पे, कई सारे अन्य मुद्दे पे अपने कई सारे अन्य मुद्दे पे आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसको जब सेंट्रलाइज करके कोई एक टैक्स का सिस्टम बनाया जाता है तो इसमें जो आपत्ति हुई लोगों को, मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आप कोई बिग डिसीजन लेने जाते हैं तो उस टाइम में बड़ी सारी परेशानियां आती है। उस चैलेंज को भी फेस किया। जो मोदी 2.0 का शासनकाल आया, यानी दूसरा कार्यकाल इनका, इसमें इन्होंने CA 370 को एब्रोग्रिएट किया। ये भी कम चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं थे। पूरे देश में प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरह से नंगा नाच हुआ आपने भी देखा होगा दोस्तों। तो चैलेंज से भरा हुआ इनका दोनों कार्यकाल रहा है। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि इन्होंने कौन से अच्छे काम किए, किस काम में इनकी कमियां रही, किस काम को ये सही तरीके से नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंटेशन में इनकी कमियां रही, मैं इस मुद्दे पे जाऊंगा ही नहीं। पर जो चुनौतियां इनके सामने है, जो चुनौतियों का इन्होंने सामना किया और जो बोल्ड डिसीजन लिया, उस डिसीजन का मैं अप्रिसिएशन कर रहा हूं। बाकी दोस्तों, अभी जो हाल के दिनों में जो इनका सेकेंड वेव कोरोना का आया, और इस सेकेंड वेव के बाद जो बड़े सारे तथाकथित, मैंने तथाकथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि इन तथाकथित रेटिंग एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही खराब होता जा रहा है। बिहार के इलेक्शन में ये फेल हुए अपना प्रेडिक्शन करने में, बंगाल के इलेक्शन में भी ये फेल हुए एक तरह से। बड़ी सारी रेटिंग एजेंसी ने, जहां बंगाल में ममता बनर्जी को 160 से 165 सीट ही दे रही थी, वहां ममता बनर्जी को 213 सीटें आई, तो आप फेल हो गए। जो बंगाल इलेक्शन पे कुछ लोग बीजेपी को 120 से 121 सीट, 111 सीट दे रहे थे, वो लोग फेल हो गए। तो इन्हीं तथाकथित रेटिंग एजेंसी का अभी जस्ट आंकड़े आए हैं कि मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट। तमाम मीडिया गिरोह, वामपंथी चैनल, लेफ्ट लिबरल गैंग के बीच डिबेट चल रहा है कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई कि जितने लोकप्रिय मोदी जी पहले थे, क्या उतने ही अलोकप्रिय हो गए? मुझे नहीं लगता दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप समझें तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक जो ट्रांजिशन फेज आता है हर इंसान के जीवन में,
उसी तरह से गवर्नेंस में भी बड़े सारे ऐसे छोटे बड़े ट्रांजिशन फेज आते रहते हैं। ये जो सेकेंड पेंडेमिक है ये भी एक ट्रांजिशन फेज है, और जो कि अब ठंडा पड़ने लगा है, आंकड़े कम हो रहे हैं, मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। तो ये ट्रांजिशन फेज जैसे ही गुजरेगा, लोगों की नाराजगी है, मैं मानता हूं इस बात को, एडमिट करूंगा कि जहां जिस परिवार से जिसने भी अपने किसी अपनों को खोया है, पर्सनली उसके लिए गवर्नमेंट का सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए एक नाराजगी है, इस बात को मैं मानूंगा। और उनके आस पड़ोस, उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी लोग हैं, वो उन्हें प्रभावित जरूर करेंगे, ये भी मैं मानता हूं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को बहुत सारी इसकी भुगतान भी करना पड़े, ये भी हो सकता है। पर जहां तक अखिल भारतीय स्तर की बात है, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात है, किसान आंदोलन को ले लीजिए या जितने भी तरह के चैलेंजेस फेस किए उन्होंने, मैं लास्टली एक ही चीज कहूंगा कि बहुत टाइम है, अभी गंगा में भी बहुत पानी बहना बाकी है। आप किसी 1-2 रेटिंग एजेंसी के कुछ आंकड़े, तथा कथित आंकड़े जुटा के जो ये साबित कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता इतनी घट गई कि जितने वो लोकप्रिय थे उससे ज्यादा अलोकप्रिय हो रहे हैं, मैं नहीं मान सकता इस बात को। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जिस दौर में वो एकदम पिक पे होता है, कुछ ऐसे दौर आते हैं जिस दौर में वो ट्रांजिशन फेज पे होता है, कुछ ऐसे दौर भी आते हैं जिस दौर में वो एकदम नीचे डाउनफॉल करता है। जरूर होता है, ऐसी बातें मैं मानता हूं, नो डाउट। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि एकाएक वो भगवान बन जाए, भगवान के बाद डायरेक्ट वो हैवान बन जाए, जो भी बिना कुछ गलती किए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इन सारी चीजों को समझा, तथ्य के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मैंने शामिल किया। अगर हमारे वीडियोस के कंटेंट, हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक्स एंड शेयर करें। और हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं, खास करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक्स करिए, हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। आपके कमेंट की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें कि वीडियो में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है, किस मुद्दे पे और नए वीडियोज आने चाहिए, तो ज़रूर आप हमें बताएं। आपके कमेंट का मैं हमेशा प्रतीक्षा में रहता हूं कि आप जो कमेंट करेंगे तो उसके बाद हम और अमूलचूल परिवर्तन नेशन फर्स्ट में लेकर आएंगे। बाकी दोस्तों, फाइनली आप सभी का हृदय से आभार नेशन फर्स्ट को प्यार और सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।